गुड मॉर्निंग। आज हम जो कि अक्टूबर 2022 यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होना तय है। 2 डेट में और 2 पालियों में ये एग्ज़ाम होना है। पहला 15 अक्टूबर को है, दूसरा 16 अक्टूबर को। तो उसी के संदर्भ में आज हम टारगेट विद आशुतोष सर के इस चैनल पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के आए हैं, जो कि आप इस चीज़ को देख करके पढ़ करके अपने इस ट्रिपल यूपीएससी पेट के एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं। और बेहतर उसको करने के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना होगा, तैयार करना होगा। और प्यारे साथियों, आपको एक बात और बताना है कि इस पेट एग्ज़ाम सरकार का कराने का उद्देश्य जो था वो था जो इंटर कॉलेज में बाबू रैंक की नौकरी निकल रही है, इसमें पेट के रैंकिंग को लेकर के नौकरियां दी जाएंगी। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमें कितने अच्छे लेवल पर कितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें इस पेट में लेना है, ताकि जब भी रैंकिंग ली जाए, वो निकाला जाए, तब हमारा स्थान आगे आए, जिससे हमको कहीं ना कहीं नौकरी करने में, जॉब करने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं इस पेट के एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले आप लोग जो भी हैं बच्चे, उसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम किनारे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, जो भी हमारा सिस्टम आज है ये पेट के एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ध्यान दीजिएगा बेटा, साफ साफ प्रश्न पूछ रहा है, हर्षवर्धन काल पूछ रहा है, जो 606 ईस्वी की कहानी है ये। और उस हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन सा चीनी यात्री आया था बेटा? तो ध्यान देंगे, आपको जो आंसर लिखना होगा वो लिखना होगा ह्वेनसांग। क्या लिखना होगा बेटा? ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, और यही आपका विकल्प सही होने वाला है। दूसरा अगर प्रश्न देखेंगे, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? बेटा कहा जा रहा है जो कृषि से संबंधित लगान लिया जाता था मुगल काल में, जो वही पूछ रहा मुगल शासन काल में जो राजा हुए थे अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अकबर के जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल, ये अकबर के राजस्व मंत्री थे जो कृषि पर लगान निश्चित करते थे बेटा। आइए अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? बड़ा ही रोचकर प्रश्न है, क्योंकि बेटा अगर आप देखेंगे भारत में तो धोखा देने की कहानी तो बहुत प्रचलित है। अगर तक्षशिला का आम्री धोखा ना दिया होता तो सिकंदर पोरस को नहीं हरा सकता था। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज ने मुखबिरी ना की होती तो अंग्रेज जो थे जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते थे। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि कई तरह से भारत में वैसे जो सिराजुद्दौला थे, इनको कहा जाता है प्लासी के युद्ध में ये हार गए थे, और उस समय कहा जा सकता है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कहा जाता है कि मीर जाफर, याद रखिएगा बेटा, कासिम नहीं सॉरी, मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर हैं। प्लासी के युद्ध में 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसी के ठीक एक दिन पहले हमने आपको वीडियो में पढ़ाया होगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो था बेटा, गांधी जी ने कहा था आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा। जिस दिन हिंसा हो गई हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे। तब गांधी जी ने, कहा जाता है चौरी चौरा कांड, बेटा आप याद रखिएगा, 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घटना हो जाती है, चौरी चौरा घटना हो जाती है, जिसके चलते गांधी जी जो थे बेटा वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा घटना होने के कारण गांधी जी जो थे बेटा वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिसके चलते अगर हम देखेंगे कह रहा है नौजवान, प्रश्न बड़ा अच्छा आया है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी बेटा? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सरदार भगत सिंह ने दी थी। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह। तो इस तरह से आप नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था बेटा? यहां मूल नाम दिया है, हो सकता है पेट की परीक्षा में बचपन का नाम पूछ ले, तो आपको लिखना होगा, उसमें विकल्प होगा और आपको टिक कर देना है नरेंद्र दत्त। किस पे टिक कर देना है बेटा? नरेंद्र दत्त पर आपको टिक कर देना है, नरेंद्र दत्त पर आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है नरेंद्र दत्त पर। अगर आप जैसे फिर आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ध्यान करिएगा बेटा, ये वही कहानी है जब क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए एक अपनी फौज बनाई थी, और उस फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? आप उसको याद करिएगा, वो देश था बेटा सिंगापुर। क्या था? सिंगापुर था बेटा। सिंगापुर में देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जिस अंतरिम सरकार की गठन किया वो सिंगापुर था बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बेटा, आप इसको लिख सकते हैं लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, इनको लोकमान्य तिलक, ये लोकमान्य तिलक ने बेटा पंजाब केसरी समाचार पत्र की स्थापना इन्होंने की थी। यही इसके संपादक भी थे, लोकमान्य तिलक। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है बेटा? जैसे दक्षिण अफ्रीका में हम लोग सहारा कह देते हैं, वैसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल होगा? थार का मरुस्थल होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आंख बंद करके आप सुंदरवन का लगा सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का है, सुंदरवन। आप डेल्टा की आकृति को बेटा जानते ही होंगे कि डेल्टा हमेशा त्रिभुज की तरह ही होता है। आपको पता होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बनाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, इस चीज को भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है, और ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है बेटा। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हम फटाक से ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश। क्या होगा बेटा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक जो है बेटा वो मध्य प्रदेश में पहाड़ी है। अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी वहीं से निकलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है मध्य प्रदेश की एक पन्ना खान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑप्शन कई दिए रहेंगे, कोयला रहेगा, हीरा रहेगा, सोना रहेगा, पेट्रोलियम रहेगा। तो आपको किस पे टिक करना होगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेटा हम कर देंगे हीरे के लिए। किसके लिए? हीरे के लिए ये खान जानी जाती है। किसके लिए? हीरे के लिए या हीरा के लिए इस खान को जाना जाता है। मतलब ये जो खान है ये हीरा के लिए जानी जाती है। समय के संदर्भ में पूछ रहा है बेटा, समय जिसे हम लोग अंग्रेजी में टाइम भी कहते हैं, समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म का मतलब क्या हो सकता है कि समय के संदर्भ में
GMT का मतलब क्या होगा? तो G से क्या हो जाएगा बेटा? ग्रीनविच। M से क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा ग्रीनविच। आगे ध्यान देंगे, ग्रीनविच मेन टाइम। ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ग्रीनविच GMT का मतलब होगा ग्रीनविच मेन टाइम। ग्रीनविच लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ग्रीनविच 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 मेन टाइम। ग्रीनविच मेन टाइम, ये इसका आंसर है। ग्रीनविच मेन टाइम मतलब GMT का मतलब क्या है? ग्रीनविच मेन टाइम। अब पूछ रहा है नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? वर्तमान पूछा है बेटा, याद रखिएगा। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा करके श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसके जो CEO हैं वर्तमान बेटा, वो नीति आयोग के वर्तमान CEO जो हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। परमेश्वर अय्यर हैं बेटा, परमेश्वर अय्यर। आपसे यहीं पर क्वेश्चन करेगा कि परमेश्वर अय्यर ने किसका स्थान लिया, मतलब इसके पहले CEO कौन थे? तो याद रखिएगा किसका स्थान लिया इन्होंने? अमिताभ कांत का इन्होंने स्थान लिया बेटा। ये परमेश्वर अय्यर वर्तमान में है और परमेश्वर अय्यर के पहले अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत। अगर मान लो उपाध्यक्ष आपसे पूछ लेता है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी बेटा। ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी उसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था बेटा? मतलब भारत में 14 ऐसी बैंकें थी जिनका एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वो सन क्या था? 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? वो शुरू की गई थी बेटा 1999 ईस्वी में। और इसी समय कारगिल युद्ध हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है बेटा? ये हरित क्रांति भारत में 1966 से 67 के बीच लाई जाती है, आपको पता होगा। और ये इस क्रांति का उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि के नए नए यंत्रों को लाना, कृषि के नए नए भूमि को उर्वरक शक्ति प्रदान करने के लिए नई नई रासायनिक चीजों का निर्माण करना। इसीलिए कहा जाता है MS स्वामीनाथन। इसके कौन है? किसे भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये क्या है बेटा? ये हरित क्रांति के जनक हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? मतलब बेटा पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये दूसरी को पूछ रहा है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था, जिसका उद्देश्य था बेटा ये भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए बेटा? भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी भारी उद्योग जिससे बढ़ सके। जो बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे हुए हैं वो इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे डायरेक्टली पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं बेटा, अगर पूछता है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रस्तावना को।
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, आर्टिकल संख्या क्या होगी, तो वो होगा अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये आर्टिकल 32 जो है ये संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर क्वेश्चन करता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना पर टिक करिएगा। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछेगा तो आप टिक अनुच्छेद 32 पर करेंगे। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने हल किया, देखा कैसे कैसे क्वेश्चन पेट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 2-4 प्रश्न और हैं, उनको आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे आपसे मान लीजिए अभी गांधी जी के बारे में पूछा था, गांधी जी को अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक उसने उठा दिया, उसने पूछ लिया घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप किस पर टिक करना चाहेंगे, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य किस जगह पर प्राप्त हुआ है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप कमेंट करके हमें ये बताइए। नेक्स्ट में आपको मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक लेकर के।